नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918। हमने 1917 के वर्ष में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, जो कि किसानों से संबंधित गांधी जी का पहला स्थानीय सत्याग्रह था, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि मजदूरों की समस्याओं से संबंधित गांधी जी का पहला स्थानीय सत्याग्रह अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 था। और इसी तरह गांधी जी के द्वारा देश में किसानों से संबंधित दूसरा स्थानीय सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह 1918 था। अगर हम खेड़ा की बात करें तो यह गुजरात का एक जिला था, और अगर खेड़ा की भौगोलिक स्थिति हम देखें तो अहमदाबाद के जस्ट दक्षिण में खेड़ा है। अगर उन दिनों 1918 के वर्ष में हम देखें कि ऐसी कौन सी स्थिति आ गई, ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई जिसकी वजह से गांधी जी को खेड़ा सत्याग्रह करना पड़ा। एक्चुअली अगर उन दिनों हम उस क्षेत्र की जो भी व्यवस्था थी, जो सामान्य व्यवस्था थी, यदि हम उसकी बात करें तो यह जो खेड़ा का जो संपूर्ण इलाका था, इसकी जो जमीनें थी बहुत उपजाऊ थी। यहाँ पर खाद्यान्न फसलें, रुई, तंबाकू इत्यादि होती थी, और किसान इसे अहमदाबाद के बाजार में बेचते थे। उनकी अच्छी खासी इससे इनकम हो जाती थी। चूँकि अहमदाबाद खेड़ा के जस्ट उत्तर में था, मतलब उत्तर की दिशा में था, तो ये अपने क्षेत्र से ये रुई, तंबाकू, खाद्यान्न फसलें उपजाते थे, अहमदाबाद के बाजारों में उसे बेचते थे। इनकी ऐसे आर्थिक व्यवस्था चलती थी। अगर हम यहाँ के किसानों की भी बात करें तो कुछ ऐसे किसान थे जो बहुत बड़े, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, उन्हें हम पट्टीदार उस क्षेत्र में कहते थे, पट्टीदार। कुछ ऐसे किसान थे जो छोटे छोटे थे, और कुछ भूमिहीन किसान भी थे। तो अगर हम इस व्यवस्था में यह बात करें कि संपूर्ण क्षेत्र उपजाऊ था और उनके लिए अहमदाबाद उपलब्ध था, और किसानों के अलग अलग वर्ग थे, तो इस व्यवस्था में हम ये देखें कि खेड़ा का क्षेत्र उपजाऊ व उत्पादित फसल के लिए अहमदाबाद का बाजार उपलब्ध, अहमदाबाद का बाजार उपलब्ध था। और यदि हम दूसरी बात करें तो किसानों के यहाँ अलग अलग वर्ग थे। कुछ पट्टीदार किसान थे जिनके पास जमीनें बहुत अधिक थी, और कुछ ऐसे भी थे, सॉरी थोड़ा सा बाहर से आवाज आ रही है, कुछ ऐसे किसान थे जिनके पास जमीनें बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, और कुछ ऐसे थे जो छोटे किसान थे, और कुछ भूमिहीन किसान। तो मैं यहाँ केवल लिख रहा हूँ कि किसानों के तीन वर्ग, किसानों के तीन वर्ग, किसानों के तीन वर्ग, ये सामान्य व्यवस्था उस क्षेत्र में खेड़ा में थी। तो ऐसी क्या बात हो गई कि खेड़ा सत्याग्रह हो गया। एक्चुअली 1917-18 के वर्ष में इस क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश हो गई, जिससे किसानों की जो उपज थी वो जो है उनकी उपज बर्बाद हो गई। और दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका की वजह से, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव की वजह से जो आम खाने पीने की चीज़ें थी उनका दाम बहुत ऊंचा हो गया था। किसानों एक तरफ तो उनका फसल बर्बाद हो गया, दूसरी तरफ की अन्य खाने पीने की चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई है। इससे किसानों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में किसानों ने मांग की कि सरकार उनसे लगान न ले, चूँकि अधिक बारिश की वजह से उनका फसल
बर्बाद हो गया है। और उस समय जो लगान संहिता में एक प्रावधान भी था कि यदि कोई किसी क्षेत्र की उपज जितनी होती थी यदि केवल 25% ही अगर हुई है तो संपूर्ण लगान माफ कर दिया जाए। तो किसान इसी को आधार बनाकर, खेड़ा के किसान इसी प्रावधान को आधार बनाकर सरकार से मांग कर रहे थे कि उनसे लगान न लिया जाए, क्योंकि लगान संहिता में यह प्रावधान है यदि संपूर्ण उपज केवल 25% ही हुई है तो लगान पूरा माफ किया जा सकता है। तो हम समस्या में क्या लिखेंगे कि इन दिनों अधिक बारिश का होना, अधिक बारिश का होना, इन दिनों अधिक बारिश का होना। यह बारिश खरीफ फसल के दौरान, खरीफ सीजन के दौरान हुई थी, खरीफ सीजन के दौरान यह बारिश हुई थी। और दूसरा हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका का प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, उस प्रभाव से जो है आम खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए थे। किसानों को उन्हें बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। ये जो है वस्तु स्थिति थी। तो किसानों ने मांग किया कि लगान संहिता में यह प्रावधान भी है कि 25% यदि किसी क्षेत्र की उपज होती है तो संपूर्ण लगान माफ कर दिया जाए। ये किसानों की मांग थी, वहां के लोगों की मांग थी। लेकिन जो सरकारी धारणा थी उनका ये कहना था कि चूंकि यह मांग कि लगान न देने की मांग किसानों की नहीं है, किसानों को बाहरी लोग भड़का रहे हैं, इनमें होम रूल लीग के लोग हैं, इसमें आपके जो है ये गुजरात सभा के लोग हैं। चूंकि उन दिनों गुजरात सभा के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे तो सरकारी धारणा यह थी कि यह मांग किसानों की नहीं है लगान न देने का, यह मांग बाहरी लोगों ने किसानों को भड़काया है। तो सरकारी धारणा में हम क्या लिखेंगे कि बाहरी लोगों ने किसानों को भड़काया है, बाहरी लोगों ने किसानों को भड़काया है। और हकीकत क्या थी कि स्थानीय वहां के जो किसान थे उनकी ये खुद की मांग थी। और उन किसानों में एक का नाम आता है मोहन लाल पांडे। तो हकीकत में हम यह लिखेंगे कि वहां के किसानों की मांग थी, ये वहां के किसानों की मांग थी, वहां के किसानों की मांग थी। उनमें एक नाम आता है मोहन लाल पांडे। हमने चंपारण सत्याग्रह में एक किसान का नाम देखा था, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। यहाँ है मोहन लाल पांडे, मोहन लाल पांडे। कहने का मतलब यह है कि वहां के स्थानीय किसानों की यह मांग थी। इस संदर्भ में बंबई के दो प्रतिष्ठित वकील वीजे पटेल और जी के पारख, बंबई के दो प्रतिष्ठित वकील बीजे पटेल और जी के पारख भी इस क्षेत्र खेड़ा में आते हैं। पूरी वस्तु स्थिति की वे जांच करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसानों को लगान नहीं देना चाहिए। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी का भी अपनी तरफ से वो खुद इस क्षेत्र में आकर पूरी स्थिति का वे जायजा लेते हैं, जैसा कि वे पहले भी करते
आए थे और वे खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसान सरकार को लगान न दे। तो वकीलों व गांधी जी की समीक्षा में हम क्या लिखें, उन वकीलों का नाम लिख दें कि जो है वीजे पटेल और जीके पारख और गांधी जी। इनकी समीक्षा क्या है? इनकी समीक्षा यह है कि किसानों को लगान नहीं देना चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, निष्कर्ष ये क्या निकाले, लगान न अदा करना, लगान न अदा करना। अब हम किस स्थिति पर आकर पहुंच गए, हम देख रहे हैं कि गांधी जी इस बात पर बिल्कुल आश्वस्त हैं कि किसानों से जो लगान सरकार मांग कर रही है, किसानों की तो फसल बर्बाद हो गई है, अधिक जो है बरसात की वजह से। तो ऐसी स्थिति में किसानों का लगान न देना जायज है, टकराव की स्थिति बन गई। तो अगर अब हम देखेंगे तो 22 मार्च 1918 के दिन, 22 मार्च 1918 के दिन नदियाद से गांधी जी सत्याग्रह की घोषणा कर देते हैं, अर्थात किसानों को शपथ दिलाते हैं, उनसे वचन लेते हैं कि आपको लगान नहीं देना है। और यह नदियाद है कहाँ? नदियाद है खेड़ा के जस्ट पूर्व की दिशा में। नदियाद है खेड़ा के पूर्व की दिशा में। अगर मैं एक छोटी सी चीज यहाँ बना लूँ तो ये आपका अहमदाबाद, यहाँ आपका खेड़ा और यहाँ वाले जो है नदियाद, ये जो है एक सामान्य से उनका जो है लोकेशन है। खेड़ा से पूर्व की दिशा में है नदियाद। 22 मार्च 1918 के दिन नदियाद में गांधी जी सत्याग्रह की घोषणा कर देते हैं, किसानों को वचन दिलवाते हैं, उनसे शपथ लेते हैं कि लगान नहीं देना है। किसानों के अंदर से सरकार का भय निकालने के लिए, किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए गांधी जी गांवों का दौरा करते हैं। तो अभी हम यहाँ ये लिखेंगे 22 मार्च 1918 से नदियाद से सत्याग्रह की घोषणा। 22 मार्च 1918 से नदियाद से सत्याग्रह की घोषणा। सत्याग्रह की घोषणा, सत्याग्रह की घोषणा कर दी जाती है। गांधी जी पूरे क्षेत्र का दौरा करते हैं, किसानों को समझाते हैं, उनका उत्साह वर्धन करते हैं कि लगान नहीं देना है। इसी समय गांधी जी की कुछ बुद्धिजीवी भी सहायता करते हैं। गांधी जी की सहायता इस समय कुछ बुद्धिजीवी भी करते हैं, जिनके नाम हैं इंदुलाल याज्ञनिक, विठल भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञनिक, विठल भाई पटेल, अनुसुईया सराभाई। तो फिलहाल ये समाधान वाला मैं हटा देता हूँ, इसे ही हम आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम समाधान वाला देखेंगे। अभी तो तीसरे में हम देखें कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा गांधी जी का समर्थन। तो उनमें नाम किसका है? इंदुलाल याज्ञनिक, इंदुलाल याज्ञनिक, विठल भाई पटेल, अनुसुईया सराभाई, अनुसुईया सारा भाई।
ये कुछ बुद्धिजीवी हैं जो कि गांधी जी का इस आंदोलन में समर्थन करते हैं। हमने बस थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं कि जब हमने चंपारण सत्याग्रह पढ़ा था तो उस समय भी कुछ बुद्धिजीवियों ने गांधी जी का समर्थन किया था। मैं उनमें यदि कुछ नाम ले लूं तो जैसे आपके महादेव देसाई, नरहरि पारेख, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, गोरख प्रसाद, ये सभी थे जो चंपारण में महात्मा गांधी की सहायता किए थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खेड़ा में किस प्रकार इंदुलाल याज्ञनिक उनके साथ हैं, अनुसुईया सराभाई, विठल भाई पटेल, ये सभी गांधी जी का पूरी तरह सहयोग करते हैं। ये घटना ये 22 मार्च 1918 से नदियाद से प्रारंभ हो गई थी। काफ़ी टाइम गुजरता है, गांधी जी लोगों को समझाते हैं लगान नहीं देने के लिए, और अंततः 21 अप्रैल 1918 को यह सत्याग्रह अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब एक साथ 2337 किसान एक साथ शपथ लेते हैं कि वे लगान नहीं देंगे। तो अगला मैं डेट लिखूंगा, 21 अप्रैल 1918 सत्याग्रह अपने चरम पर पहुंचा। तो अगले में क्या, 21 अप्रैल 1918 सत्याग्रह चरम पर। अकेले हम देखते हैं 2337 किसान एक साथ शपथ। 21 अप्रैल 1918 के दिन 2337 किसान एक साथ शपथ लेते हैं कि वे लगान नहीं देंगे। दूसरी तरफ सरकारी दमन भी अपने चरम पर पहुंच रहा है। किसानों की जमीनें जब्त की जा रही हैं, उनकी पशुएं जो है वो सभी जब्त किया जा रहा है, और उन्हें जो है बिजली का जो है करंट दिया जा रहा है। मतलब एक तरफ सरकार अपना कार्य कर रही थी लगान वसूलने के लिए, और दूसरी तरफ सत्याग्रह भी अपने चरम की तरफ पहुंच रहा था। लेकिन इसी बीच जो है, लेकिन अब काफी टाइम गुजर भी चुका है, और इसी बीच रबी सीजन के दौरान बारिश एक सामान्य होती है और फसल बहुत अच्छी हो जाती है। रबी सीजन 1918 के वर्ष में रबी सीजन के दौरान फसल बहुत अच्छी हो जाती है, और लगान न देने का मुद्दा जो कि अभी सत्याग्रह के थ्रू वो चल रहा है, वह कमजोर पड़ जाता है। रबी सीजन में फसल अच्छी हो जाने की वजह से लगान न देने का मुद्दा कमजोर हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि एक जो सकारात्मक चीज आई है किसानों की तरफ से कि मतलब कि रबी सीजन में फसल अच्छी हो गई है, तो जो एक सत्याग्रह की बात थी कि सत्याग्रह को और आगे बढ़ाना है, क्या करना है, तो कहीं ना कहीं यह स्थिति थोड़ा बहुत कमजोर होने लगती है। और दूसरी बात कि इसी समय सरकार गुपचुप तरीके से यह आदेश भी निकाल देती है कि लगान केवल उन्हीं से वसूला जाए जो लगान देने में सक्षम है। गरीब किसानों को लगान देने के लिए बाध्य न किया जाए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि रबी सीजन में फसल अच्छी हो गई तो लगान न देने का मुद्दा थोड़ा कमजोर पड़ गया। दूसरी तरफ सरकार भी एक गुपचुप तरीके से आदेश निकाल दी कि जो किसान लगान दे सकते हैं केवल उनसे वसूला जाए, जो नहीं दे सकते हैं लगान उनसे न वसूला जाए। तो इस संदर्भ में गांधी जी सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं। गांधी जी सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं। गांधी जी को एक चीज और दिखाई देती है कि अगर मैं एक आंकड़े से बात करूं तो खेड़ा में उन दिनों 559 गांव थे, लेकिन उनमें से केवल 70 गांवों में ही यह आंदोलन सफल था। तो गांधी जी को भी लग रहा था कि बहुत सीमा तक, बहुत अधिक क्षेत्र तक यह आंदोलन फैला भी नहीं है। और दूसरी बात कि
एक लंबा समय गुजर चुका है इस सत्याग्रह को चलने, जब से ये चल रहा है एक काफ़ी लंबा समय गुजर चुका है, तो किसान भी थकने लगे हैं। तो गांधी जी इन दोनों आधारों पर सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि कोष्टक बनाकर, रबी सीजन में फसल अच्छी, रबी सीजन में फसल अच्छी प्लस सरकारी आदेश कि उन्हीं किसानों से लगान वसूला जाए जो लगान दे सकते हैं। तो जो हम देखते हैं कि सरकारी आदेश में क्या था कि लगान समर्थ लोगों से ही वसूला जाए, लगान समर्थ लोगों से वसूला जाए। तो इन सब स्थिति को देखकर और किसानों की थकावट को देखकर, सत्याग्रह का अधिक सफल न होने की स्थिति को देखकर गांधी जी सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं। इस आंदोलन से, खेड़ा सत्याग्रह से गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में आपका जो है गांधी जी का सामाजिक आधार मजबूत हुआ था। गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में इस आंदोलन से गांधी जी का सामाजिक आधार मजबूत हुआ था। तो फिलहाल आपका जो है ये कंप्लीट है। उस जो मैं लिखा था कि कुछ समाधान में यही था कि सरकारी आदेश से केवल उनसे ही लगान वसूला जाए जो कि लगान देने में सक्षम हैं और गरीब किसानों को परेशान न किया जाए। फिलहाल आज का टॉपिक इतना ही था। धन्यवाद।